क्रिसमस में पहनने के लिए तो मेरे पास कपड़े ही नहीं है। हे गाइस, तुम लोग क्या पहन रहे हो क्रिसमस में? सारे कपड़े पुराने हो गए। अभी तक तो डिसाइड नहीं किया है। यार देखना पड़ेगा। जय हिंद। मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी पृथ्वी सिर्फ हम मनुष्यों के लिए नहीं है, ये हम हमेशा से जानते हैं। पृथ्वी के बहुत सारे ऐसे जीव जंतु है जो हम सब के लिए अहमियत रखते हैं। ये पृथ्वी उनकी भी है, जिसमें पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, हमारी पर्यावरण, हमारी वनस्पति, हमारी समुद्री जीव, हर चीज इसमें अपना अपना एक रोल निभाती है, किरदार निभाती है। और हर किसी का जो है हमारे पृथ्वी में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होती है, तभी हमारी पृथ्वी जो है सही तरीके से एक संचालित तरीके से चलती है। और मनुष्य जीवन इस पर काफी हद तक निर्भर है। हम आज बात करेंगे पक्षियों की। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, जिसकी जो हेडक्वार्टर है, हमें सूत्रों से पता चला है वो हॉलैंड नीदरलैंड्स में है। एंड इन्होंने जो है वाटर बर्ड्स की संरक्षण के लिए कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं। एंड एशियन वाटर बर्ड सेंसस का एक हिस्सा हमारे अंडमान निकोबार में भी है, हमारा इंडिया वाटर बर्ड्स सेक्शन। उसी के तहत 3 जनवरी से 18 जनवरी तक यहाँ पे पक्षियों के संरक्षण के लिए बहुत ही एक अहम इवेंट रखा गया है। उसी की आज एक ट्रायल यहाँ पे की जा रही है। हमारे साथ, हमारे पीछे हम देख रहे हैं कुछ बर्ड वॉचर्स हैं। आने वाले 3 जनवरी से 18 जनवरी जो यहाँ पे वाटर बर्ड सेंसस होने वाला है, उसकी यहाँ पे एक ट्रायल कर रहे हैं। तो आज इस वक्त अभी हम 11 चरमर आटम पहाड़ से जुड़ने वाला जो बीच का रास्ता है, हम वहाँ पर आए हैं। चाहिए हम आप लोगों को इनके इस आज के इस छोटे से इवेंट की ओर ले चलते हैं। Basically, like Asian water bird census happens throughout the India, or throughout across world also we happen, and we don't get much of the ducks here, which is slightly more easier to identify. What we get are stints and all these brown birds that if you see from far, like pretty much everything looks similar. And just we don't get a lot of wrong data in it. So this session is basically an introduction to waders for you, like how to differentiate different waders, what key identification point to note. So when you make a eBird checklist, you don't put a wrong data input. You guys are researchers, you know like what happens when you put wrong data. Yeah, so it's basically that. I hope everyone has a binocular. So this is a spotting scope. We'll use this also to get a closer look at the birds. हमारे साथ शक्ति जी है, और जो यहाँ पर अभी एक ट्रायल चल रहा है वाटर बर्ड सेंसस का, जो आने वाले 3 जनवरी को हो रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे बर्ड वॉचर्स एंड रिसर्चर्स भी जुड़े हैं। शक्ति जी, हम चाहेंगे कि आप चंद शब्दों में बताएं कि एग्जैक्टली आप लोग कर क्या रहे हो, और जो इवेंट होने वाला है 3 से 18 जनवरी, उसकी क्या तैयारी कैसे चल रही है। जय हिंद सर। जय हिंद। नहीं, बेसिकली बहुत सारे नए बर्डर्स है यहाँ पे, जिनको वाटर बर्ड आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ये एक सर्वे है तो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसीलिए एक प्रिपरेटरी सर्वे है, मतलब सेशन है, जिसपे विल टेल देम कि क्या क्या यहाँ पे कॉमन स्पीशीज मिलते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, ताकि जब ये सर्वे करे खुद से तो गलत डेटा ना अपलोड करें साइट पे। बस किसी एक पर्टिकुलर चिड़िया के बारे में बताइए कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो। जैसे यहाँ पे सबसे कॉमन आपको वेडर मिलता है, कॉमन रेड शैंक। उसका आपको
एक तो बिल का कलर देखना पड़ता है, क्योंकि एक सिमिलर स्पीशीज है स्पॉटेड रेडशैंक करके, तो उन दोनों का डिफरेंस उनका बिल का कलर है। या तो जब उड़ते हैं उनका फ्लाइट फेदर देखना पड़ता है, प्राइमरीज पे वाइट है कि नहीं है। ऐसी छोटे छोटे डिटेल्स है जिनको देखना पड़ता है, जो एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे लोग मिस आउट कर देते हैं, अज्यूमिंग कि ये यही चिड़िया होगा। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने शक्ति जी को सुना, कितने शानदार तरीके से उन्होंने एक बहुत ही अहम बात बताई जिसको हम पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम चिड़ियों को देखते हैं ऐसे उड़ते हुए, हमें मात्र इतना ही दिखाई देता है कि ये चिड़िया है बस। मगर ये जो हमारे साथ आज यहाँ पे बर्ड वॉचर्स हैं, इनको प्रत्येक चिड़िया के बारे में पूरा नॉलेज रहता है, पूरा ज्ञान रहता है कि इनके उड़ने की स्पीड क्या होती है, कौन कौन सी परिस्थिति में ये उड़ते हैं, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, डिटेल्स इनको पता रहता है। हम चंद आम चिड़ियों के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि कबूतर, कोयल, कौवा, चील, तोता, मैना ये कैसे दिखते हैं, मगर क्या हम जानते हैं कि वे कौन कौन सी जगह पर रहना पसंद करते हैं? इन लोगों को एग्जैक्टली पता रहता है कि इन चिड़ियों को अगर वाकई में देखना है तो कहाँ पर जाना पड़ेगा, कौन से वातावरण में जाना पड़ेगा, किस प्रकार के पेड़ों में ये पाए जा सकते हैं, किस वातावरण में पाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के जो है ये सेंसस किया जाता है, प्रत्येक चिड़िया को पहचाना जाता है एंड उसकी जानकारी जो है दी जाती है। जैसे मेरे सामने वहां पे आप देख सकते हो एक चिड़िया है। मैं उस चिड़िया के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता कि उसका नाम क्या है एंड वो क्यों यहाँ पे चल रहा है, बट आई एम श्योर कि मैं अगर इन बर्ड वॉचर्स से पूछूंगा कि भाई ये पक्षी इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि इनके पास कोई ना कोई वैलिड आंसर जरूर रहेगा। इन्हीं सब छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए बर्ड वॉचर्स जो है पक्षियों को देखने, उनके बारे में जानने, उनके बारे में स्टडी करने, जैसे वेटलैंड हो गया है एंड जंगल हो गए हैं, बीच शहर हो गया, हर जगह ये घूमते फिरते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनकी काउंटिंग की जाती है, तभी ये जो है एक डाटा बना पाते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में जितने भी वाटर बर्ड्स हैं गिनती में कितने सारे हैं, ताकि अगर ये पता चले इनको कि इनकी गिनती जो है कम होती जा रही है तो वे इस पर विचार करते हैं एंड प्रयास करते हैं कि इनकी संरक्षण कैसे की जाए। ये सारे रिपोर्ट जो है ये तैयार करके वाटर बर्ड सेंसस रिपोर्ट में डालते हैं एंड इस पर जो है सोच विचार किया जाता है इंटरनेशनल वाटर बर्ड हेडक्वार्टर हॉलैंड में। हो सकता है कि आप लोगों में से भी किसी ने ये बात सुनी होगी कि कुछ पक्षियां होती है जो बहुत लंबी लंबी दूरियां जो है तय करते हैं, एक देश से दूसरे देश तक जाना। ऐसी ही पिछली बार जब हमने अमृतसर लोगों का प्रोग्राम कवर किया था इवेंट्स क्लब ऑफ अंडमान के तहत, तब हमें पता चला था कि अमर फाल्कन नाम का एक पक्षी है जो काफी दूरी तय करता है। उसके बारे में हम आप लोगों को जरूर बताना चाहेंगे ताकि आप लोगों को भी उसकी खासियत पता चले। अमर फैल्कन एक रैप्टर बर्ड होता है। रैप्टर बर्ड इन द सेंस वो हंट करता है इंसेक्ट्स और अदर बर्ड्स के ऊपर, तो और ये हायर फ्लाई करता है। तो हमारे रेसिडेंशियल बर्ड्स का नॉर्मल फ्लाई होता है, अमर फैल्कन थोड़ा हाई फ्लाई करता है। और अमर फैल्कन का रिकॉर्ड है जो मंगोलिया से साउथ अफ्रीका तक सिंगल फ्लाई में हो जाता है, कहीं नहीं रुकता है। कहीं नहीं रुकता है। उनका खाना पीना एक्चुअली उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक गोल्डन ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, गोल्डन कलर का एक यहाँ पे भी आप देखते होंगे, और वो इसी टाइम पे दिखता है। तब क्या है, ये ड्रैगन फ्लाई का भी माइग्रेशन शुरू होता है और ये विंटर साइड से, मतलब हायर एल्टीट्यूड रीजन से यहाँ लोअर एल्टीट्यूड रीजन्स के तरफ में वो ड्रैगन फ्लाइज भी माइग्रेट करते हैं। और ड्रैगन फ्लाइज उनका जो अमर फैल्कन का है, ये दोनों को रिलेटेड है। जब ड्रैगन फ्लाई यहाँ से माइग्रेट करते हैं ना, तब उनके साथ साथ में वो भी माइग्रेट करते हैं। जो सबसे हाईएस्ट बर्ड है अबव हिमालयाज क्रॉस करते हैं, वो है बार-हेडेड गूस, हिमालय के ऊपर से क्रॉस करते हैं। आप कह रहे हो कि अमर फैल्कन जो है वो नॉन स्टॉप मंगोलिया से साउथ अफ्रीका जाते हैं बिना रुके। क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि मंगोलिया जो हमारे भारत देश से और बहुत ही ऊपर उत्तरी दिशा में है,
वहां से अफ्रीकन महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसका जो सदर्न मोस्ट हिस्सा है साउथ अफ्रीका, वहां तक बिना रुके उड़ते हैं। और अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाई बर्ड है बार-टेल्ड गॉडविट। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट वो पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करके, अपना इंडियन ओशन क्रॉस करके शायद ऑस्ट्रेलिया तक कहीं तक गया था फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सारी दिलचस्प चीजों के बारे में हमें ज्ञान तभी मिल सकती है जब हम इनमें रुचि दिखाएंगे और अपने ज्ञान को भी बढ़ाएंगे कि पक्षियां भी किस किस प्रकार के कारनामे करते हैं जिसका हमें नॉलेज ही नहीं है। कैन यू इमेजिन कि एक पक्षी जो है पूरे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर होते हुए क्रॉस करते हुए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तक भी जाती है। तो ऐसे पक्षियों का खाना पीना कैसे होता है? ये इतना लंबा फ्लाइट बिना खाना पीना, बिना आराम करे, कहीं रुके कैसे उड़ पाते हैं? जो मैंने बार-टेल्ड गॉडविट का कहा, वो रुक कर फ्लाई करता है। वो किसी मतलब लैंड्स के जो वेटलैंड के पार्ट्स में वहाँ रुक के अपने खाने पीने का, अपना प्रोटीन और एनर्जी रिगेन करने के बाद आगे फ्लाई करता है। बट अमर फैल्कन का फूड तो उसके साथ ही फ्लाई करता है। तो रास्ते में वो रास्ते ही खाता रहता है। ओके। तो इसीलिए वो सिंगल फ्लाई वाला बर्ड है। ये नेचर का एक देन है कि हमें बाद में जो हमें साइंस से पता चला है कि इनके पास हर जानवर के अपना 2 झिल्लियां होती है आंखों में, जिससे कि एक तो वो अपने आंखों को प्रोटेक्ट भी कर लेता है, और दूसरा नेचर होता है जो कि अपने हैबिटेट में ही, अपने साथ में ही। आपको मैं दूसरा एक बर्ड के बारे में बताऊंगा जो पेलेजिक बर्ड्स कहते हैं। वो समंदर में रहते हैं। उनका पूरा लाइफ समंदर में ही चला जाता है, वो कभी लैंड टच नहीं करते हैं। उसमें कुछ बर्ड्स हैं जैसे टर्न्स है, वो अंडे देने के लिए लैंड के पास आते हैं। बट ऐसे भी बर्ड्स हैं जो जिंदगी उनका शुरू होता है समंदर में और खत्म भी वहीं हो जाता है। वो वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं पे अपना ब्रीडिंग करते हैं, सब कुछ वहीं पे। एक आखिरी सवाल अमृत जी से जानना चाहूंगा, जो अमर फाल्कन है ये कितनी हाइट में उड़ते हैं? एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, करीबन अबव 3000 तो उड़ते ही होंगे। यानी कि हमारे जो एरोप्लेन जाते हैं उनसे भी बहुत ऊंचे। जब वो लॉन्ग फ्लाई करते हैं, कोई भी बर्ड का नॉर्मल फ्लाई और जब वो माइग्रेट करते हैं तब उनका फ्लाई रेंज अलग अलग होता है। थैंक यू सो मच सर। अमृत जी, हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों का जो इवेंट होने वाला है 3 जनवरी से 18 जनवरी तक, हम भी उसका हिस्सा बने। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें आज के इस प्रिपरेटरी प्रोग्राम के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच सर। एक और बहुत ही मुख्य विषय पर मैं बात करना चाहूंगा, वो है स्वच्छता। अगर इस वेटलैंड में भी अगर हम अगल बगल देखें इस पूरे एरिया में, तो पशु पक्षी, प्रकृति, इसके अलावा हमें गंदगी भी दिखती है। हम एक और बर्ड वॉचर है हमारे साथ, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जब आप बर्ड वॉचिंग के लिए ऐसे ब्यूटीफुल नेचर से जुड़े जगह पर आते हो और फिर जब आप ये गंदगी देखते हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा खुद का दिल तो काफी खराब होता ही है, लेकिन क्या इसका प्रभाव पक्षियों पर भी पड़ता है? जी ज़रूर सर, ये जो आपने जो सवाल किया है इस पे हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम इंसान हैं, हम जहाँ रहते हैं अपने आसपास एरिया को साफ रखने की कोशिश करते हैं और रखते भी हैं, और हम ये नहीं सोचते कि जो हम गंदगी फैला रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कितनी गंदगी फैली हुई है यहाँ पे, और हम ये नहीं सोचते कि हमारे एरिया तो साफ हो रखी है, बस दूसरी जगह गंदगी हो रखी है। यहाँ आप जैसे हमने एशियन वाटर बर्ड सेंसस अभी कर रहे हैं, करेंगे आगे जाके भी, तो हमने यहाँ पे देखा बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आए हुए हैं। उनको वेटलैंड्स एरिया में जाना पड़ता है, कुछ अपने फीड करना पड़ता है। हमने यहाँ पे देखा यहाँ प्लास्टिक पड़ी हुई है, बोतलें पड़ी हुई है, गंदगी फैली हुई है। खाते खाते ऐसा होता है कि वो कुछ प्लास्टिक के टुकड़े भी खा लेते हैं, जिनसे उनको दिक्कत होती है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम गंदगी ना फैलाएं और ऐसे चीजों को जो है जागरूक करके लोगों को बताएं। तिकन्ना जी ने बहुत सही बात की है कि हर जगह देखिए जागरूकता बहुत जरूरी है, कि हम सिर्फ जैसे तिकन्ना सर ने भी बोला कि हम अपने घर को, गली मोहल्ले को साफ कर लेते हैं, लेकिन उसको साफ रखने के चक्कर में हम हमारा जो प्राकृतिक जगह है वहां हम गंदगी फैला देते हैं। मगर उस गंदगी से ये मत समझिए कि हमें प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव होता है, क्योंकि इससे हमारी जो पक्षियां, जो हमारी ही पृथ्वी का हिस्सा है, उनके जीवन में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे सर कह रहे थे कि कुछ प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े भी अगर उनके शरीर में बाय मिस्टेक दाना चुगते वक्त चला जाए तो उनकी मौत हो सकती है, वे बहुत बुरी तरह घायल होते हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए। एवियंस क्लब जो हमारे अंडमान निकोबार की है, जो ऐसे
पक्षियों से रिलेटेड प्रोग्राम्स करते हैं, उनके संरक्षण के लिए एयरगन्स को टोटली बैन करना ताकि लोग जो है इस तरह चिड़ियों को ना मारें। ये इवेंट्स क्लब ने ये पहल की है जो काफ़ी अच्छे तरीके से ये लागू भी हुई है एंड इस पर हम सुधार भी देख रहे हैं। अभी हमारे इवेंट्स क्लब के नए प्रेसिडेंट अश्विनी सर हैं एंड अमृत राहा जी भी हैं। सर, यहाँ पर अभी ये जो हम जिसे ग्यारहचरमा वेटलैंड कहते हैं, यहाँ पर आप लोगों को किस किस प्रकार की पक्षियाँ दिखाई देती है? देखिए, नमस्कार आप सभी को। जैसे आप देख सकते हैं ये एक वेटलैंड एरिया है। तो जैसे हैबिटेट होता है उस तरीके के बर्ड्स मिलते हैं। तो हर स्पीशीज का एक चहीता एक स्पॉट होता है। सो ये एरिया जो है एक मार्शी एरिया है, एक वेटलैंड एरिया है। तो यहाँ पर ज्यादातर आपको वेटलैंड बर्ड्स मिलेंगे आपको। चंद बर्ड्स के अगर नाम बताएं तो प्लीज। जैसे अभी हम देख रहे हैं सनफ्लावर्स मिल रहे हैं। और बहुत से आप देखिए डक्स का आवाज सुनाई दे रहा था आपको। फ्लॉक्स ऑफ डक्स उड़ रहे थे। और आप यहाँ पर बहुत से कूट्स मिल रहे हैं और मोरहेन्स मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह के बहुत से बर्ड्स हैं। सो यही बर्ड्स हैं जो वी वांट टू डॉक्यूमेंट। एंड बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं जो छोटे हैं और दिखने में बहुत मुश्किल होता है और बहुत सिमिलर लगते हैं। तो यही डिफरेंशिएट करने के लिए एक छोटा सा एक वर्कशॉप जैसा कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। अमृत जी, वाटर बर्ड सेंसस है तो इसकी काउंटिंग एग्जैक्ट फिगर क्या आप लोगों को मिल पाता है या अप्रोक्सीमेटली आप बताते हो कि इतनी सारी मतलब सैकड़ों में है, हजारों में है, लाखों में है? 99% जो बर्ड्स होते हैं उसका काउंटिंग जो है वो एक प्रोसीजर होता है। ग्रुप काउंटिंग और इंडिविजुअल बर्ड काउंटिंग का अलग अलग ग्रुप प्रोसीजर्स होता है। तो वो हमारे प्रोटोकॉल्स में रहता है। वो हम अपने जब इस तरह के सेशंस में हम दूसरों को सिखाते हैं कि कैसे, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ बर्ड्स हो गया, एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो गया, तो उसको कैसे काउंट किया जाता है या छोटे ग्रुप्स को कैसे काउंट किया जाता है। इस तरह के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, वो हम इनके साथ शेयर करते हैं। अलग अलग पक्षियों का अलग अलग मौसम में पाया जाना ये कितना सही है? वो बिल्कुल सही है यामिन जी। जैसा बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं जो मेनलैंड में जो है या तो बाहर देश से भी बिकॉज ऑफ द हार्श विंटर्स ओवर देयर, तो वो वहाँ से लेकर यहाँ तक उड़ के आते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल वेदर अवेलेबल हो गया। तो वहाँ से निकल के यहाँ पर आते हैं, ब्रीडिंग कर लेते हैं और बच्चे जो अंडे जो हैच होते हैं और छोटे छोटे बच्चे वो दे ग्रो अप। और उसके बाद बाय समर दे अगेन गो बैक टू देयर जो उनके चाहिए जो उनके हैबिटेट जो है वो उड़ के वापस चल जाते हैं वैसा। सो दिस इज अ ईयर लॉन्ग, तो ये एनुअल होते रहता है माइग्रेशन व्हिच इज देयर। इट इज एनुअल इवेंट। एंड इनको देखने के लिए, इनके ऊपर लगातार नजर रखने के लिए किस किस प्रकार के उपकरण आप लोग इस्तेमाल करते हैं? जैसे बाइनोकुलर्स हो गए और स्पॉटर्स हो गए। और व्हाट एग्जैक्टली स्पॉटर्स इन द सेंस एक जो ट्राइपॉड पे लगा के एक सिंगल मोनोपॉड जैसा है, मोनोस्कोप जैसा है। तो मोनोस्कोप वो एक थोड़ा फादर डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो यूज करता है बियॉन्ड बाइनोकुलर। अगर वो स्पॉट करना है किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बर्ड में, कोई एक पर्टिकुलर बर्ड को, इंडिविजुअल को अगर स्पॉट करना है तो स्पॉटर काम आता है। और फील्ड विजिट्स में आपको एक पेन और आपका साथ में एक डायरी रखना पड़ता है, आप फील्ड नोट्स लिखने के लिए कि आपका हैबिटेट कैसा था, यहाँ पे कितने डिस्टर्बेंस थे, लोकल फिशरमैन्स या जो कैटल्स हो गए या डॉग्स हो गए, इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर्टिकुलर हैबिटेट पे। तो ये सारी चीज़ें उसमें नोट करते हैं। और अभी जैसे इन्वेडेड वेजिटेशंस होते हैं ना, उसका रिपोर्ट्स लिखते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि मतलब हमारा वेटलैंड का हेल्थ कैसा है और उस पे स्पीसीज कौन से आ रहे हैं, कौन से नए स्पीसीज आ रहे हैं बदलाव के बाद या बदलाव से पहले कैसे थे। ये सारी चीजें, इस पे सारी चीजें मॉनिटर होती हैं। मैंने सुना है कि पक्षियां भी जो है एनवायरनमेंट को बदल देते हैं, वो क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल सही है आमिर जी। जैसा आप जानते हैं बहुत से बर्ड्स जो है वो फ्रूगिवोरस होते हैं, फ्रूट ईटिंग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो फ्रूट्स ऑफ ट्रीज होते हैं वो खाते हैं और अलग अलग जगह जब वो उड़ के जाते हैं तो वहाँ पर अपना मल जो है वो छोड़ते हैं। तो ये एक मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल है फ्रॉम बर्ड्स। तो इस प्रकार से दे हेल्प अ लॉट इन प्रिजर्विंग हैबिटेट्स। थैंक यू अश्विनी जी एंड अमृत जी, इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताने के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए। हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों को भी आज का ये छोटा सा वाटर बर्ड सेंसस का ये एक ट्रायल
प्रिपरेटरी प्रोग्राम चल रहा है ये पसंद आया होगा। जनवरी 3 से लेके जनवरी 18 तक ये बहुत काफ़ी बड़े पैमाने में इसको किया जाएगा और हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर्स, बर्ड रिसर्चर्स एंड बर्ड वॉचर्स आएंगे हमारे द्वीपों में और ये काफ़ी बड़े स्केल में इसको किया जाएगा एंड एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि हमारे अंडमान निकोबार में किस किस प्रकार की वाटर बर्ड्स से मेरा मतलब है वे पक्षियाँ जो पानी में रहना पसंद करती हैं, जो ऐसी जगह जैसे वेटलैंड कहते हैं, गीली जगह, उन जगहों पर ज़्यादा पाई जाती है। कुछ पक्षियाँ होती है जो ऐसे जगह पर वे कभी नहीं आएंगे, वे ज़्यादा जंगलों में रहना पसंद करेंगे या शहरी इलाके में पसंद करेंगे, क्योंकि जिसका जैसा नेचर होता है वे वैसी ही जगह पे फलते फूलते हैं। ये जो छोटा सा यहाँ पे आज एक प्रिपरेटरी प्रोग्राम कराया गया है जिसके लिए हम अमृत राहा जी, अश्विनी सर एंड शक्ति जी, इनकी पूरी टीम को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम इनके कार्यक्रम को कवर करें, जिससे हमें भी आज पक्षियों के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातों का पता चला है एंड उन बातों को हमने आप लोगों के साथ भी साझा किया है ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारे अंडमान निकोबार में कौन कौन सी पक्षियां पाई जाती हैं, क्यों पाए जाते हैं एंड इनका हमारे जीवन में, हमारे अंडमान निकोबार में और इस पूरी पृथ्वी में कितनी अहमियत है, कितना प्रभाव है। एंड यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव होता है हम मनुष्य के जीवन में। अगर आप इसे बड़े पैमाने में देखोगे, इनके बारे में पढ़ोगे तो हम सबको ये पता चलेगा कि एक पक्षी हम मनुष्य जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके अगर आपके पास या आपके घर में चिड़िया मारने वाली जो बंदूक है उसे आप सजावट के लिए रख सकते हो, मगर उसका इस्तेमाल कतई ना करें। और वैसे भी इसे बैन किया गया है। अगर हम एक पक्षी की भी हत्या करते हैं, उसकी जान लेते हैं, तो पृथ्वी में जो विनाश होता है उसमें हमारी भी जिम्मेदारी होती है। अगर हम इतना ही समझ लें तो काफ़ी है। हम पक्षियों पर हमला करना या पक्षियों को मारना ये पूरी तरीके से बंद कर देंगे। धन्यवाद करते हैं हम ऐसे बर्ड वॉचर्स का जो हमें इतनी अच्छी सीख देते हैं और ऐसे इवेंट्स कराते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके कि हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे मनुष्य जीवन के लिए पक्षियों का रहना हम सब के बीच में कितनी ज़रूरी है। तो कृपया करके इसे अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए कि मैं कभी भी किसी भी पक्षी के ऊपर ना अत्याचार करूँगा, ना उसकी हत्या करूँगा। इनफैक्ट हो सके तो हम उसे दाना खिलाएंगे, उसकी संरक्षण करेंगे। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।